ओके, तो आज की क्लास में अपन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले इस चैप्टर का, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो मैंने पिछले क्लास में तुमको वासा रेक्टा समझाया था, आई होप वो वासा रेक्टा सबको क्लियर है। वो वासा रेक्टा क्लियर नहीं होगा, पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो देख लो। वासा रेक्टा नहीं समझा होगा तो मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, पहले वासा रेक्टा पूछ लो, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखना। उसके बाद बिना ये वाला वीडियो मत देखना, फालतू फोकट कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बाकी लोग जिनको या सबको जो भी है वासा रेक्टा अगर क्लियर है और ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो लेट अस मूव टुवर्ड्स काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट एज सच नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत गजब की कंसेप्ट है जो इवोल्यूशन ने इवॉल्व की हुई है, ठीक है। ये तो है पीसीटी, यहाँ पर क्या क्या निकलता है अपने को पता है। H2O रीएब्जॉर्ब होता है, HCO3 माइनस रीएब्जॉर्ब होता है, NaCl रीएब्जॉर्ब होता है, K+ भी रीएब्जॉर्ब हो सकता है अगर करना हो तो। H+ का ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है ना। और फिर आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरीज लूप। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरीज लूप से H2O बाहर निकलता है, ओनली H2O। भी मैं थिक थिन वगैरह बनाने के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, सीधा सीधा बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ H2O निकलेगा। अब मैंने पिछले क्लास में भी ये फोर्सफुली बताया था, बार बार बताया था, ये चीज अपने को एकदम क्लियर होनी चाहिए। कौन सी चीज कि H2O जो निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के कारण निकल रहा है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन कहो या ऑस्मोसिस कहो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहो, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वैसे सबसे बेस्ट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अपने को अभी सेल बायोलॉजी में नहीं घुसना है। अपने को इतना पता है कि यहाँ पर जो भी सेल्स है जिससे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरीज लूप बना है, वो सेल्स इस प्रकार की है कि उससे सिर्फ H2O बाहर निकल सकता है, बराबर है। NaCl बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ H2O बाहर निकल सकता है। तो H2O को अपन ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है बाहर निकलने की, उसके लिए अपन ने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अवेलेबल करवा दी है H2O को बाहर निकलने के लिए, लेकिन H2O जो बाहर निकल रहा है वो खुद के मेहनत से निकल रहा है, उसमें अपना कोई रोल कॉल नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बाहर निकल रहा है क्योंकि इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरीज लूप में जो फिल्ट्रेट है उसमें H2O का कंसंट्रेशन, माइंड माय टर्म्स, अमाउंट नहीं। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में बहुत बार बताया हुआ है कि पैसिफिक ओशन में और तुम्हारे वाटर बॉटल में कहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑफकोर्स वाटर बॉटल में ज्यादा है। वॉल्यूम पैसिफिक ओशन में कितना भी ज्यादा रहे, कंसंट्रेशन वाटर बॉटल में ज्यादा है, वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए बस वाटर बाहर निकल रहा है। अपन उसमें कोई हीरोगिरी नहीं कर रहे, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वाटर जो निकल रहा है वो सीधा सीधा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन निकल रहा है, दैट्स इट। इसमें अपना कोई भी मैजिकल पार्ट नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी महानता नहीं है। अपन ने बस वाटर को निकलने के लिए प्रोविजन मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिए, दैट्स इट, है ना। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ NaCl निकल रहा है, द रीजन इज सेम, है ना। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, नो मैजिक, नथिंग, ठीक है। अपन ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा मैजिक नहीं किया है, ठीक है। बस अपन ने NaCl को निकलने के लिए प्रोविजन करवा के दिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के फॉर्म में, दैट्स इट। तो मेरा मुद्दा ये है कि अब H2O जब यहाँ से बाहर निकलते जाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस के फॉर्म में डिवाइड होकर इफरेंट आर्टेरियोल बन के निकल जाएगा, जो भी फिल्ट्रेट है यहाँ पर जमा होगा, फिर पोडोसाइट्स में से पोडोसाइट्स के बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लिट है उसमें से फिल्टर होके पीसीटी में आएगा, पीसीटी से रहेगा, ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा विथ एवरी हार्ट बीट। 0.8 सेकंड्स में 1 हार्ट बीट होगा, है ना। हर 0.4 सेकंड्स के बाद अपन बोल सकते 0.3 सेकंड्स का वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रहता है, फिर 0.4 सेकंड जॉइंट डायस्टोल, 0.1 सेकंड अपना वो एट्रियल सिस्टोल, फिर से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड्स का। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब सिस्टमिक एओर्टा में ब्लड घुसेगा। सिस्टमिक एओर्टा विल स्प्लिट इनटू इट्स ब्रांचेस, वो सब सर्कुलेशन में बताया हुआ है ना।
एक ब्रांच इधर एक ब्रांच उधर पूरे बॉडी में फैलेगी और एक ब्रांच रिनल आर्टरी बन के किडनी की तरफ आएगी। तो हर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड किडनी की तरफ आएगा। फिर रिनल आर्टरी जो किडनी की तरफ आएगी उसके बाद उसके ब्रांचेस भी बताए थे, वो सब याद नहीं रखने हैं। मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने याद किया था, अब मेरे को खुद को भी याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी ने डाउट पूछा तो मैं मेरे पास बुक्स है उसमें से दिखा सकता हूँ, इसके बाद ये इसके बाद ये। तुमको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नीट में नहीं आएगा, ठीक है। जब तुमको जरूरत पड़ेगी एमबीबीएस में तब कर लेना याद। अभी फालतू अपने दिमाग के जो एमबी है ना, मेगाबाइट, क्योंकि अपना दिमाग जीबी का तो है नहीं, मेरे को तो लगता है एमबी का ही है। बहुत कम डेटा फिट करने की एबिलिटी है ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है। तो और उसमें वो एडिशनल मेमोरी वाला वो चिप जो डालते हैं मोबाइल में, क्या कहते हैं उसको, मेमोरी कार्ड, वो डालने की प्रोविजन भी नहीं है ना। मदरबोर्ड और ये वो हार्ड डिस्क क्या क्या चेंज करते रहते हैं अपन कंप्यूटर में, वैसा अपन अपने ब्रेन में कर नहीं सकते चेंज। लिमिटेड मेमोरी है, फालतू की चीजें उसमें भर के मत रखो, ठीक है। एमबीबीएस में रख लेना याद, तब जरूरत रहेगी। अभी अपने को केमिस्ट्री भी याद रखना है, फिजिक्स भी याद रखने का है, ठीक है। तो वो सब याद मत रखो, पर मेरा कहने का मुद्दा ये है कि अपन ने आर्टरीज पिछले क्लास में देखी थी, रिनल आर्टरी के डिविजन्स, और फिर कैसा वो डिवाइड होते एक पॉइंट आ गया था जब वो एफरेंट आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो गया था, बराबर। तो हर हार्ट बीट के साथ एफरेंट आर्टेरियोल में नया ब्लड आते रहेगा, नया फिल्ट्रेट यहाँ पर बनते रहेगा और नया फिल्ट्रेट यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फेनलेस लूप में जाते रहेगा हर हार्ट बीट के बाद, है ना। और H2O यहाँ से बाहर निकलते रहेगा। अब H2O निकलते तुम लोग एक बात बताओ, कॉमन सेंस, अगर ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के रीजन से ही निकल रहा है सिर्फ, तो यार एक वक्त नहीं आ जाएगा कि जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, इसके अंदर का कंसंट्रेशन और इसके अंदर का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। सर पर यहाँ पर तो नया वाटर आएगा ही ना। अरे नया वाटर आएगा तो इधर वॉल्यूम बढ़ेगा रे, कंसंट्रेशन तो उतना ही रहने वाला है कि नहीं, क्या कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें एक राउंड हो गया ब्लड का, फिर नया हार्ट बीट आया, नया हार्ट बीट से एक और राउंड आया ब्लड का, फिर तीसरा हार्ट बीट, फिर से ब्लड आया, इधर ब्लड है ना फिल्ट्रेट, फिर से चौथा हार्ट बीट, फिर से फिल्ट्रेट आया। तो हर बार उस फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो मोर और लेस सेम ही रहेगा ना, वो मोर और लेस सेम ही रहेगा ना। सर पर अपने को ज्यादा प्यास लगी रहेगी या अपनी बॉडी में पानी अगर बहुत ज्यादा रहेगा या कम रहेगा तो उसके हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पीसीटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, H2O को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही हो रहा है, और साथ ही साथ NaCl, HCO3- है ना, इन चीजों का भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सॉल्वेंट भी कम हो रहा है, सल्यूट भी कम हो रहा है। तो कोशेंट की वैल्यू मोर और लेस सेम ही रहेगी। अगर अपने बॉडी में पानी की बहुत कमी है, बहुत प्यास लगी हुई है अपने को, तो कम H2O एब्जॉर्ब होगा। अगर अपने बॉडी में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, अपने बोतल भर पानी पी लिया है, 1 लीटर पानी पी लिया है, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो गई है अपने बॉडी, तो थोड़ा ज्यादा H2O बाहर निकलेगा, NaCl कम निकलेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेड रहेगा। कुछ मैजिक नहीं है उसमें, नो मैजिक एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। वो अपने आप फिजिक्स ही उसको मैनेज कर लेगा। पीसीटी से पास होने के बाद जो फिल्ट्रेट रहेगा, वो अपने को प्यास लगी रहे या अपने बॉडी में एक्सेस वाटर रहे, वो मोर और लेस सेम ही रहेगा। समझे क्या? तो जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पर नया आते जाएगा उसका कंसंट्रेशन मोर और लेस सेम ही रहेगा, लेकिन इधर का तो कंसंट्रेशन वाटर का बढ़ते जाएगा ना, क्योंकि हर राउंड में पानी बाहर निकलते जा रहा है। तो एक वक्त आ जाएगा जब ये मिड्यूलरी इंटरस्टिशियम का वाटर का कंसंट्रेशन और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप का वाटर का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। ऐसा होगा, एक पॉइंट आएगा, जरूर आएगा। फिर ये एनलेस लूप का क्या फायदा, है ना। इसलिए हम करते हैं काउंटर करंट वाली टेक्निक यूज। क्या होता है काउंटर करंट वाली टेक्निक में? तो वासा रेक्टा जो है वो अभी ध्यान से देखेंगे क्या होता है। वासा रेक्टा तैयार होके आता है, अपन ने वो मेरे बुक में तो ऐसा इधर वासा रेक्टा बनाया हुआ दिखाया था उन्होंने, पर मैंने पिछले क्लास में बोल दिया था कि वो सही में इधर नहीं रहेगा, वो तो हेनलेस लूप और सिटी के अराउंड रहता है ना, उनको ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए
तो उधर नहीं रहेगा, वो बस कहाँ से निकलता है ये दिखाने के लिए, सॉरी, वो कहाँ से निकलता है दिखाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बस उन्होंने बनाया हुआ था, बराबर है। तो माय पॉइंट इज कि वासा रेक्टा जहां से भी निकलता है उसका टेंशन मत लो, इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांच बन के वासा रेक्टा आता है, और वो वासा रेक्टा ऐसे इधर घुसता है। ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप है, देखो ये डिसेंड हुआ नीचे गया, ये असेंड हुआ मतलब ऊपर चढ़ा, इसके अराउंड ऐसे नीचे उतरेगा, इसके अराउंड नीचे उतरेगा, ठीक है। और ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप है इसके अराउंड ऊपर चढ़ेगा, इसके अराउंड ऊपर चढ़ेगा, इधर से आएगा और इधर जाएगा, ऐसा आएगा। देखो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप, और फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप, और फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा जो है ये चले जाएगा वो रिनल वेन के साथ फ्यूज होने के लिए, ठीक है। मुद्दा ये है कि ये जो लिम्ब है ना वासा रेक्टा का, वासा रेक्टा क्या है पता है तुम लोगों को, ये क्या करेगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप से जितना भी NaCl निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो NaCl ये पूरा ब्लड में चले जाएगा। ये वासा रेक्टा इज नथिंग बट अ ब्लड वेसल। और ये वासा रेक्टा क्या करेगा, जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप के सराउंडिंग में ऊपर चढ़ रहा है तब उस NaCl को यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डिपॉजिट करते जाएगा, यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डिपॉजिट करते जाएगा, यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डिपॉजिट करते जाएगा, ठीक है। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl भी आते जाएगा, NaCl इज द सल्यूट, सल्यूट मतलब न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर बढ़ते रहेगा, है ना। तो सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू जो बढ़ रही थी वैसा नहीं होगा, न्यूमरेटर भी बढ़ते रहेगा, और जो हाइपरटोनिक कंडीशन थी मेडुलरी इंटरस्टिशियम की वो मेंटेन रहेगी। वो मेंटेन रहने के कारण क्या होगा, विथ एवरी राउंड ऑफ फिल्ट्रेट दैट एंटर्स द डिसेंडिंग लिम्ब, वाटर विल ऑलवेज कीप मूविंग आउट, क्योंकि इस रीजन को अपन डाइल्यूट होने ही नहीं देंगे, इस रीजन को हम डाइल्यूट होने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं डाइल्यूट होने देंगे, डाइल्यूट क्यों नहीं होगा वो रीजन, सिंपल सा लॉजिक है, कैसे क्या डाइल्यूट होगा। H2O आने के कारण डाइल्यूट होता है, लेकिन सिर्फ H2O नहीं आ रहा है, वहां पर NaCl भी फेंक रहे हैं अपन। NaCl कहां से आया भाई साहब, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप से, बहुत इजी है, बहुत इजी है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप से जो NaCl निकल रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप से जो NaCl निकल रहा है उसको वासा रेक्टा कैच कर लेगा, उसको वासा रेक्टा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको वासा रेक्टा पकड़ लेगा, उसको वासा रेक्टा खींच लेगा अपने अंदर, और उस NaCl को डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप के सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। कौन करेगा ये काम, वासा रेक्टा। तो देखो असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप है पर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप है बट असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। तो उसके कारण इसको अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। तो काउंटर यानी अपोजिट, करंट यानी फ्लो, है ना।
या इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। क्यों मल्टीप्लायर भी बोलते हैं? क्योंकि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है इसको ये मैकेनिज्म मल्टीप्लाई करवाते जा रहा है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कभी रुक नहीं रहा है, उल्टा और होते जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म और काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, सिंपल सी चीज है एकदम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम श्योर कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। अगर होगा तो ऑफकोर्स पूछने का, डरने का नहीं, शर्माने का नहीं। क्या अभी ये तो वीडियो में न्यूक्लियस के लिए और जो लोग अभी 12th की एग्जाम दे चुके हैं, रैंकर्स वगैरह, उनके लिए वो ही देखेंगे ये वीडियो, तो उनको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। नाउ दे नो मी वेल, है ना। 11th वाले लोग शर्मा सकते हैं, बट तुम लोग भी डाउट पूछते नहीं हो, क्वेरीज पूछते नहीं हो। कुछ लोगों को छोड़ दिया, तो एवरीवन शुड आस्क क्वेरीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, वैसे तो सिंपल सी कंसेप्ट है। ठीक है, ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म एक। ये कंपलसरी वाला काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ठीक है, ये जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कंपलसरी वगैरह, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ना ही गाइडन में लिखा है, लेकिन तुम अपने नोट्स में इसको लिख लेना। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब क्या कि इसको कंट्रोल कर रहा है फिजिक्स, इसको फिजिक्स कंट्रोल कर रहा है। बायोलॉजी का थोड़ा सा रोल है इसमें कि सिलेक्टिवली H2O को बाहर निकालने के चैनल्स बनाने का, सिलेक्टिवली NaCl को बाहर निकालने के चैनल्स बनाने का, वासारेक्टा के इस पार्ट को ऐसा बनाने का कि ये बराबर सिलेक्टिवली NaCl एब्जॉर्ब करे, वासारेक्टा के इस पार्ट को ऐसा बनाने का कि वो बराबर NaCl यहाँ पर डिपॉजिट करे। मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वैसे बनाने पड़ेंगे, वो पार्ट बायोलॉजी का है, आई एडमिट। लेकिन जो हो रहा है यार, वो तो कंसंट्रेशन के दम पे ही हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाला ही हो रहा है। तो इसमें क्या, फिजिक्स से अपना सब कुछ निकलवा लेगा, फिजिक्स से अपना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो क्या होगा कि अगर अपने बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्यों मैंने ट्रांसपोर्ट पढ़ाया पहले, ये पढ़ाने के पहले। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बाद मेरे को तुरंत मतलब ये कोरोना वगैरह नहीं आता, वीडियो बनाने का अगर टेंशन नहीं रहता, लाइव क्लासेस रहते, तो मैं तो ट्रांसपोर्ट के बाद पहले एक्सक्रीशन चालू करता, फिर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स, मिनरल न्यूट्रिशन, वो सब बाद में करता। लेकिन रैंकर्स वालों का एनिमल किंगडम बाकी था और वो बाकी था हार्मोन्स वाला, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स, और लगा नहीं था कि 26 जुलाई तक इतना लेट हो जाएगी नीट, तो उनका क्या वो खत्म करना जरूरी था फास्ट में, तो अपन ने पहले वो चैप्टर्स ले लिया। अदरवाइज मैं तो प्रीफर करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के बाद तुरंत एक्सक्रीशन पढ़ाया जाए। ठीक है, क्यों समझ में आ ही रहा होगा तुमको, क्यों और समझ में आएगा क्यों। ठीक है, देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर नहीं ध्यान में होगी ना तो एक बार वीडियो पॉज करो, ऑस्मोसिस रिवाइज कर लो। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। कंसंट्रेशन मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अलग चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट अलग चीज है। कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट ज्यादा मतलब सोल्यूशन हाइपरटोनिक कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा मतलब सोल्यूशन डाइल्यूट हाइपोटोनिक। एक बार कर लो रिवाइज, नहीं याद आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करके। ठीक है, सिंपल सी कंसेप्ट है, कोई भी टेंशन नहीं है इसमें। ध्यान से सुनेंगे, अगर अपने पानी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा होगा तो यार सीधी बात है कि ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है इसमें भी तो पानी ज्यादा रहेगा ना। जब तुम बहुत पानी पी लोगे, पूरा 1 लीटर की बोतल खत्म कर दी, सपोज पूरी बिस्लेरी की बोतल अकेले पी गए, ठीक है, कुछ लोगों को होती आदत सुबह उठते बराबर कॉपर या ब्रास के वेसल में से 1 लीटर पानी पीते, उठते बराबर 1 लीटर पानी पीते, या फिर अच्छी आदत है। या फिर अपन बाहर से आते हैं तो अपन लालच में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लगी रहती है, नहीं भी रिक्वायरमेंट होगी 1-1.5 लीटर की तो भी 1-1.5 लीटर पानी अपन पी लेते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, समटाइम्स वी गेट टू हाइड्रेटेड। या जब अपन बारिश में भीग जाते हैं
तो अपने स्किन के पोर्स में से पानी अंदर जाता है, इसीलिए यूरिनेशन होता है बारिश के सीजन में ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा किसी भी केस में अगर पानी ज्यादा होता है, पहले तो वो पानी तुम्हारे पेट में जाएगा, पर पेट से तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी के कारण, बहुत सारा पानी पीने के कारण जो पेट भर जाता है, वैसा खाना खाने के बाद जो 1 घंटा पेट भरा हुआ रहता है, वैसा पानी के कारण भरा हुआ पेट 1 घंटे तक नहीं भरा रहता। 10 मिनट में फिर से नॉर्मल लगने लगता है कि हाँ मैं बढ़िया खाना खा सकता हूँ, हो गया मेरा पेट खाली। क्योंकि वो वाटर है, उसमें कुछ डाइजेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। रपा रप इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन के स्टमक के ही वॉल में वो बड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है। इंटेस्टाइन में पहुंचा जो वाटर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, तुरंत ब्लड में चले जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन्स में, पूरे बॉडी में ही फैल जाता है। तो पूरे बॉडी में ही ब्लड ज्यादा रहेगा, तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भी ब्लड ज्यादा रहेगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसमें और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के वाटर के कंसंट्रेशन में डिफरेंस कम रहेगा। क्योंकि इधर भी अच्छा खासा डिफरेंस है, H2O बाहर निकलेगा लेकिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा, है ना। और अपनों को भयानक प्यास लगी रही तो पूरे बॉडी में पानी की कमी रहेगी, तो इधर भी पानी के कंसंट्रेशन की कमी रहेगी। तो इस बार डिफ्यूजन फास्ट होगा क्योंकि ये इसका डिफरेंस बढ़ जाएगा, हाई और लो के बीच का। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा, करंट का फ्लो उतना ज्यादा, है ना। जितना ऊपर से नीचे गिरोगे उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होते जाएगा पर सेकेंड, उतना जोर से गिरोगे। एक्सीलरेशन, सोचो ये चीज, एक्सीलरेशन नाम की कंसेप्ट अगर नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी वाली कंसेप्ट, अपन जितना ऊपर जाते हैं mgh, h की वैल्यू बढ़ती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना गिरते वक्त तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसलिए अपन ज्यादा जोर से गिरेंगे जितना ऊपर से गिरेंगे। इसको ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना रहा तो अपन बोलते हैं एक्सीलरेशन। ग्रेविटी को खींचने के लिए एनर्जी कहां से मिली, तो अपन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं। सोचो ये चीज, अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाली कंसेप्ट नहीं होती, तुम 10th फ्लोर से गिरो या 10 सेंटीमीटर के हाइट से गिरो, इट वुडंट हैव मैटर्ड, फर्क ही नहीं पड़ा रहता, कुछ हुआ ही नहीं रहता, ऊपर से गिर के मरने का डर ही नहीं रहा रहता फिर, है ना। क्योंकि एक्सेलरेट ही नहीं हुई रहती बॉडी एक्सेलरेट नहीं हुई रहती, पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट ही नहीं रहती, गिरे कैसे रहते हम नीचे। हम ज्यादा जोर से गिरते हैं 10th फ्लोर से गिरे तो, क्योंकि अपने बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी और अर्थ के पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही डिफरेंस भी ज्यादा होता है, बराबर है। जितना अपन ऊपर जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएंगी, डिफरेंस ज्यादा उतना ही फ्लो फास्ट, डिफरेंस कम उतना ही फ्लो भी कम। इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज, ऊपर से नीचे गिरने के लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज, और ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इन सब कॉन्सेप्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज। जितना डिफरेंस ज्यादा उतना फ्लो क्विक एंड फास्ट, क्या सिंपल कंसेप्ट है। तो बहुत प्यास लगी रहेगी तो फ्लो ज्यादा रहेगा, ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि फिजिक्स, अपना कोई उसमें रोल कॉल नहीं है, फिजिक्स का रूल है ये। और प्यास नहीं लगी रहेगी, अपन पानी अपने बॉडी का अच्छा खासा रहेगा तो डिफरेंस ही ज्यादा रहेगा, तो फ्लो कम रहेगा, ज्यादा पानी इधर नहीं निकलेगा, सिंपल है ना। तो क्या है कि मैंने एक्सक्रीशन चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, स्टार्टिंग वाले वीडियो में शायद बताया था कि अपने जो है एनिमल्स, उनके फ्लूइड्स जो है, बॉडी फ्लूइड्स, उनका कंसंट्रेशन, ठीक है, अपने जो भी बॉडी फ्लूइड्स है उनका कंसंट्रेशन रहता है, शायद नहीं, मेरे को गारंटी है, मैंने बताया ही था, 300, अरे यार लाइट गई, उसका कंसंट्रेशन 300 मिलियोस्मॉल्स पर लीटर होता है अपने बॉडी के फ्लूइड्स का, ब्लड का, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, यहां पर क्या हो रहा है लूप ऑफ हेनले में,
तो लूप ऑफ हेनले में हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। लूप ऑफ हेनले में हो रहा है कंसंट्रेशन। ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में कि लूप ऑफ हेनले में हो रहा है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वो जो एनिमल्स है ना, मरीन नहीं, फ्रेश वाटर वाली फिशेस, ठीक है, फ्रेश वाटर वाली जो फिशेस है उनमें लूप ऑफ हेनले होता ही नहीं है। उनमें लूप ऑफ हेनले होता ही नहीं है। और लूप ऑफ हेनले होता ही नहीं है, इसके कारण क्या होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, फ्रेश वाटर फिशेस डू नॉट हैव हेनलेस लूप। क्यों? क्योंकि इसका काम है यूरिन को कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेटेड बनाना। और फ्रेश वाटर फिशेस को क्या जरूरत है कंसंट्रेट करने की और वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की? फेंको बाहर। अरे उनको तो पानी बाहर फेंकना जरूरी है, कंपलसरी है। फ्रेश वाटर फिशेस ने अगर पानी बाहर नहीं फेंका तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उनके जो बॉडी के फ्लूइड्स है, जो ब्लड है, वो 300 मिलीऑस्मोस पर लीटर के कंपैरिजन में डाइल्यूट हो जाएंगे। उनको पानी कहां से मिलेगा ये प्रॉब्लम नहीं है। अपने समान या अपने से भी वर्स्ट जो डेजर्ट एनिमल्स है उनके समान फ्रेश वाटर फिशेस को तो इशू ये है, फ्रेश वाटर फिशेस का तो इशू ये है कि ये जो पानी आ रहा है इसको हम फेंके कैसे बाहर। एक्सेस वाटर हो जाता है उनके बॉडी में, तो उनको यूरिन कंसंट्रेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको तो उल्टा पानी फेंकना है बाहर। तो उनमें हेनलेस लूप नहीं होता है। तो उनका जो नेफ्रॉन्स है, उनके नेफ्रॉन्स को अपन क्या बोलेंगे? तो उनके नेफ्रॉन्स को बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। उनके नेफ्रॉन्स को हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, और वो नेफ्रॉन्स जो मेड्यूला में एंटर करेंगे, विच एंटर मेड्यूला, है ना, मतलब एंटर मेडुला, मतलब एंटर मेडुला का मतलब है पजेस लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आर कॉल्ड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। वो पिछले क्लास में मेरे बुक से जब अपन रीडिंग कर रहे थे वासा रेक्टा वाले क्लास में, तो उस दिन जक्स्टा मेडुलरी ऐसा वर्ड आ रहा था, मैं बोल रहा था कि फिलहाल के लिए जक्स्टा मेडुलरी वर्ड को टेंशन मत लो, उसको स्किप करो, ये वही वाला जक्स्टा मेडुलरी है। ठीक है, अपने बॉडी में 15% जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स रहते हैं। टोटल नेफ्रॉन्स में से 15% जक्स्टा मेडुलरी रहते हैं और बचे हुए कितना परसेंट बचा? 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, तो अब मेरा मुद्दा ऐसा है, एक सेकंड ना, तो ठीक है, ये टर्म अपने को आगे समझ में। और मरीन डेजर्ट एनिमल जो, उनमें तो मैक्सिमम नेफ्रॉन्स जक्स्टा मेडुलरी रहेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेस में मैक्सिमम नेफ्रॉन्स या सभी नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल रहेंगे। अपने में जो यूरियोटेलिक एनिमल्स है उसमें दोनों रहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स का डेटा क्या है? 50% नेफ्रॉन्स आर जक्स्टा मेडुलरी, रेस्ट ऑफ देम आर कॉर्टिकल। ठीक है, तो ये तो खैर एक चीज हो गई। अब लूप ऑफ हेनले क्या करता है अपने को समझ में आ रहा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म के मदद से यूरिन को कंसंट्रेट करता है। जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से सिर्फ वाटर को निकाल रहा है ना। सर कहाँ सिर्फ वाटर को निकाल रहा है? NaCl को भी तो निकाल रहा है। अरे हाँ, निकाल रहा है, लेकिन NaCl की मदद से और पानी को ही तो बाहर निकाल रहा है। तो अल्टीमेटली पानी को बहुत ज्यादा बाहर निकाला जा रहा है।
है ना। तो फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने का काम किया जा रहा है। कंसंट्रेट क्यों हो रहा है फिल्ट्रेट? क्योंकि H2 मेनली बाहर निकल रहा है, अकेला H2 बाहर निकल रहा है, इसलिए यूरिन वो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है कि सिर्फ वाटर का कंसंट्रेशन किस में होता है, तो आंसर रहेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। लिखेंगे ये चीज, सिर्फ वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है, ओनली वाटर, सिर्फ वाटर, नथिंग एल्स। ओनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, ये तो अपने देख लिया, इसमें तो किसी को अपने को ऑब्जेक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, अब क्या हो जाता है ना यार कि ये इसके कारण हेनलेज लूप बहुत फेमस हो गया है। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन ऐसा टर्म अपने को दिखा कि अपना दिमाग पूरा करंट बहता है अपने दिमाग में, और बिना कुछ सोचे समझे अपन पार्ट से एकदम लूप ऑफ हेनले मार्क कर देते हैं। नहीं, ध्यान से देखना, ओनली वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है पूछा अगर नीट में, तो लूप ऑफ हेनले, सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होता है पूछा, तो आंसर आएगा पीसीटी। है पीसीटी? तो कैसे क्या, हेनलेज लूप में ही तो होगा। इतना सारा वाटर रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए, स्पेशली कंसंट्रेशन करने के लिए मैकेनिज्म बनाया इवोल्यूशन ने, ऐसे कैसे पीसीटी आंसर आएगा? ऐसे कैसे पीसीटी आंसर आएगा? पीसीटी इसलिए आंसर आएगा क्योंकि भले ही ओनली वाटर रीएब्जॉर्प्शन हेनलेज लूप में होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हेनलेज लूप में होता है। ठीक है, अपने जैसे एनिमल्स और अपने से भी ज्यादा भयानक डेजर्ट वाले एनिमल्स के लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है हेनलेज लूप। तो भी मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है। फिर पीसीटी फेमस क्यों नहीं है? पीसीटी फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्प्शन भले ही करता है, लेकिन वो साथ साथ NaCl, न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इनका भी एब्जॉर्प्शन करता है। HC मतलब सल्यूट्स का भी एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब करने के बावजूद भी ये सल्यूट भी मैक्सिमम अमाउंट में रीएब्जॉर्ब करता है। उसके कारण क्या होता है कि कोशंट जो है ना, न्यूमरेटर मतलब सल्यूट एंड डिनोमिनेटर मतलब सॉल्वेंट। क्या पढ़ाना पड़ता है 12th वाले बच्चों को? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू इक्वली घट रही है, इक्वली। अगर इसको रीएब्जॉर्ब करके फिल्ट्रेट में से कम किया जा रहा है, तो इसको सल्यूट को भी रीएब्जॉर्ब करके फिल्ट्रेट में से कम किया जा रहा है। तो दोनों की वैल्यू इक्वली कम होगी, तो कोशंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर मैंने तो 6वीं में पढ़ा था। तुमने कब पढ़ा था याद नहीं, पता नहीं, मेरे को याद नहीं, क्या पता नहीं, मैंने तो 6वीं में पढ़ा था, 6th स्टैंडर्ड में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नीट का पेपर 720 मार्क की जगह अगर 360 मार्क्स का कर दिया, एक क्वेश्चन को 2 मार्क, निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मार्क्स का फर्क पड़ेगा, परसेंटेज का फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्वेश्चन कांस्टेंट रहेगा, उसका प्रपोर्शन कांस्टेंट रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। बेइज्जती फील हो रही होगी अगर कि क्या सर ये सब क्या बोलते रहते हो वीडियो में, क्या पढ़ाते रहते हो ये सब 5वीं 6वीं की चीजें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सहन कर लो बेइज्जती। लेकिन मैं तो ये सब बताऊंगा क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का इतने सालों का, मेरे को पता है 12वीं के बच्चों को नहीं समझता है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। अच्छे बच्चों ने मेरे को इन सब चीजों में बहुत अच्छी क्वेरीज पूछी हुई, अच्छी मतलब एकदम फंडामेंटल क्वेरीज पूछी हुई है। पॉइंट में अगर नंबर रहा तो उसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो, तो खैर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज नहीं समझता है तो इसलिए मैं तो ये बेसिक चीजें बताऊंगा। तुमको हर्ट होता होगा कि क्या हमको इतना बेवकूफ समझते हो क्या सर, तो डजेंट मैटर, हाँ मैं समझता हूँ, ठीक है। तो ये चीज समझो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कम हो रहा है,
डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर। तो कोशंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए यहां पर कंसंट्रेशन नहीं होगा फिल्ट्रेट का, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। पीसीटी जो है उसका कंसंट्रेशन 300 मिलियोस्मोल्स पर लीटर ही रहेगा, क्योंकि दोनों कम हो रहा है। इसलिए मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करने के बावजूद भी पीसीटी फेमस नहीं है, क्योंकि वो कुछ मैजिकल चीज नहीं करता है। लूप ऑफ हेनले कैसा मैजिकल चीज करता है, अरे मैजिकल है ये, गजब की चीज करता है। सिर्फ वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को, इसलिए वो फेमस हो गया। पर मैक्सिमम पीसीटी का काम है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही वो हेनलेस लूप में घुसेगा फिल्ट्रेट, तो सिर्फ H2O निकलेगा, तो अंदर का जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट होने लगेगा, है ना। अंदर का जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड होने लगेगा। पहले 400 मिलियोस्मोल्स पर लीटर बनेगा, फिर 500 मिलियोस्मोल्स पर लीटर बनेगा, फिर 600 मिलियोस्मोल्स पर लीटर बनेगा। ऐसा करते 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 कितना नीचे जाएगा। तो एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया हुआ है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। एनसीईआरटी ने इसकी वैल्यू दी हुई है 1200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर। 1200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, नॉर्मली रहता है 300 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, अब हो गया 1200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर। सोचो बरा, वीडियो पॉज करना और सोचना, मैं क्या सोचने का बता देता हूं कि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया एज कंपेयर टू दिस, कि डाइल्यूट हो गया। वीडियो पॉज करो, सोचो, ठीक है। ऑफ कोर्स कंसंट्रेटेड हो गया। मिलियोस्मॉल्स, ये सल्यूट को गिन रहे हैं अपन, सल्यूट्स को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिलियोस्मॉल से। तो पहले 1 लीटर में इतने ही सल्यूट्स थे, अब 1 लीटर में इतने सल्यूट्स हो गए, है ना। मतलब ये डाइल्यूटेड है, ये कंसंट्रेटेड है ज्यादा। तो कितने टाइम्स कंसंट्रेट कर सकते हैं अपन यूरिन को? यूरिन को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं 4 टाइम्स। 300 इंटू 4 इज इक्वल टू 1200, है ना। ये जो वैल्यू है ये एनसीईआरटी की वैल्यू है। अरे यार, अब कुछ नई वैल्यू बताओगे सर आपने? नहीं, नई वैल्यू नहीं बताऊंगा, डो नॉट वरी। लेकिन एनसीईआरटी ने 1200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर बोल के भाग गई है एनसीईआरटी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा स्पेसिफिकली इट शुड बी क्या, इट शुड बी इन अ रेंज ऑफ 900 टू 1200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर। मतलब मेरा मुद्दा यह है कि अगर अपने बॉडी में बहुत ज्यादा पानी होगा तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप का कंसंट्रेशन वाटर का और मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन वाटर का, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ही नहीं आएगा ज्यादा, और ज्यादा डिफरेंस ही न आने के कारण वाटर का फ्लो भी उतना फास्ट नहीं होगा, उतना तेजी से नहीं होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। तो ज्यादा वाटर बाहर नहीं आएगा तो ये अंदर का पोर्शन कंसंट्रेट नहीं होगा, ज्यादा इतना कंसंट्रेट नहीं होगा, इतने कंसंट्रेशन पे रुक जाएगा। अगर अपन वेल हाइड्रेटेड है तो, अगर हम वेल हाइड्रेटेड है तो ये ऐसी वैल्यू लिख देना इज रॉन्ग। रॉन्ग नहीं है वैल्यू, पर 24 घंटे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तुम इसको। कभी कभी अपने यूरिन का कलर येलो रहता है, येलो के भी अलग अलग शेड्स, कभी पेल येलो, कभी डार्क येलो। डिजीजेस के केस में कभी कभी ब्लड वगैरह निकलता है तो यूरिन बिकम्स रेड वगैरह, वो सब छोड़ दो, नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूं। और कभी कभी द कलर ऑफ यूरिन इज व्हाइट और आई शुड से ट्रांसपेरेंट। व्हाई इज इट सो? कितना वाटर है यूरिन में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यूरिन में अगर बहुत कम पानी है तो इट विल अपीयर येलोइश, है ना। थोड़ा ज्यादा पानी है तो इट विल अपीयर लेस येलोइश, पेल येलो, है ना। और कभी कभी जब बॉडी में बहुत ज्यादा पानी रहता है तो यूरिन इज हाइपोटोनिक, फिर तो इससे भी ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है यूरिन। उस केस में अपन बोलते हैं कि यूरिन इज 200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर। ये कैसे बनती है मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ इसके ऊपर, डोंट वरी। पर मेरा मुद्दा यह है कि ये तो हाइपोटोनिक यूरिन हो गई, ये कब तैयार होगी? अरे यार, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनको सिर्फ इसलिए नहीं समझ में आ रहा है
क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स नहीं समझा अच्छे से। बस ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में मतलब वो कॉमन सेंस की चीजें, फालतू फालतू की, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। ये हाइपोटोनिक यूरिन की बात है। ये किस केस में बनेगी मैं बताता हूँ, जब वाटर बहुत ज्यादा रहेगा बॉडी में। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है, वाटर अगर ज्यादा रहा भी बॉडी में, है ना, या वाटर कम रहे बॉडी में, कोई भी कंडीशन है, तो 24 घंटे में अलग अलग कंडीशंस अपने बॉडी में आते रहती है। तो एक फाइनल वैल्यू दे देना इज नॉट करेक्ट। हाइपरटोनिक होते जाएगा फिल्ट्रेट, अग्रीड, लेकिन हाइपरटोनिक क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है। पानी बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कंसंट्रेशन वाटर का कम है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। पर जब पानी अपने बॉडी में बहुत ज्यादा है तब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भी पानी ज्यादा है। डिफरेंस कम हो गया ना, डिफरेंस कम हो गया तो बहुत ज्यादा पानी बाहर नहीं निकलेगा। और हर बार अपन 1200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर की रेंज रीच करेंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर अपन वेल हाइड्रेटेड रहे तो अपन 900 से ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन, 900 मिलियोस्मोल्स पर लीटर से ज्यादा यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं बना पाएंगे। ये लॉजिक कहता है, ये फिजिक्स कहता है, पर एनसीईआरटी ये कहती है। तो अपने को तो क्या सीधा सीधा ये ऐसा डायग्राम अगर आया, एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है और याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कॉमन सेंस है। ये 300 ही रहेगा। इसका रीजन भी क्या है समझ में आ गया है। इसका रीजन है ये, है ना। और यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो कितना 1200। अब यहाँ पर सिर्फ NaCl निकलते जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ NaCl निकलते जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000, फिर और ऊपर जाने के बाद 800 और ऊपर जाने के बाद 600। ऐसा करते 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 बाय द टाइम द फिल्ट्रेट रीचेस DCT इट बिकम्स 200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर। क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ सल्यूट को एब्जॉर्ब किया है, सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब नहीं किया है ना। तो 200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर की यूरिन कैसे बनती है, वो भी फिल्ट्रेट कैसे बनता है, वो भी अपने को समझ गया। अब मेन मुद्दा है, अब यहाँ पर 200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर की यूरिन तैयार हो गई, फिल्ट्रेट तैयार हो गया। अब यहाँ से बाहर जाएगा तो हर बार यूरिन 200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर, मतलब हाइपोटोनिक, मतलब ट्रांसपेरेंट ही रहनी चाहिए। पर कभी कभी तो येलो दिखती है, कभी कभी तो डार्क येलो दिखती है, कभी पेल येलो दिखती है यूरिन। अलग अलग शेड्स रहते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन रहता है यूरिन का। वो कैसे हुआ? हाउ डिड दैट हैपन? उसका आंसर है CT। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर अपने बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है तो 900 मिलियोस्मोल्स पर लीटर से ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन अपन यहाँ पर तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर अपने बॉडी में पानी बहुत ही कम है इधर, तो डिफरेंस ज्यादा रहेगा, पानी बहुत फास्ट बाहर निकलेगा और डिसेंडिंग हेनलेस लूप के नीचे आते आते 1200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर इतना कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट या प्री यूरिन हो जाएगा। ठीक है। पर अपने बॉडी में पानी ज्यादा रहे या कम रहे, यहां से सिर्फ NaCl तो निकलने ही वाला है। और ऊपर चढ़ते चढ़ते वो जो फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक होते ही जाने वाला है, अपने बॉडी में पानी कम होगा तो भी। ठीक है। तो DCT की वैल्यू तो हमेशा हाइपोटोनिक ही रहेगी। DCT की वैल्यू हमेशा हाइपोटोनिक ही रहेगी, 200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर। अब अपने को देखना है कि अब अपना स्टेटस क्या है। अगर अपने बॉडी में बहुत पानी है, अपन ने 1 लीटर पानी पिया हुआ है, अगर 1.5 लीटर पानी पिया हुआ है, अगर एक्सेस वाटर है, अगर ऊपर से मानसून का सीजन है, वैसे ही मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, पानी का टेंशन नहीं है, तो इस 200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर की यूरिन को सीधा यहां से बाहर फेंक देने का, टेंशन नहीं लेने का, फेंको बाहर सीधा। ठीक है। अगर हाइपोटोनिक कंडीशन है ब्लड की, तो अगर पानी बहुत ज्यादा है तो अब जब अपने बॉडी में पानी बहुत ज्यादा रहेगा तब क्या होगा, तब 2 चीजें होगी। एक तो हेनलेस लूप में एनसीईआरटी ने तो सीधा ब्लैंकली 1200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर सीधा बोल दिया है, खत्म, पत्थर की लकीर। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है,
जब पानी बहुत रहेगा अपने बॉडी में तब 900 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर के आगे अपन नहीं जा पाएंगे। अब क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि फिजिक्स अलाउ नहीं करेगा। मेरे को मत बोलो कि क्यों नहीं जा पाएंगे, सलीम सर को बोलो क्यों नहीं जा पाएंगे। रूल है फिजिक्स का, नहीं जा पाओगे, अलाउड इच नहीं है, फिजिक्स का रूल है, सब फिजिक्स के रूल्स है। डिफरेंस ही ज्यादा नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ज्यादा फ्लो कैसे होगा बाहर? नहीं होगा, पानी नहीं निकलेगा यहां से ज्यादा बाहर। थोड़ा तो निकलेगा ही, क्योंकि अपन काउंटर करंट कर रहे हैं, यहाँ पर NaCl डिपॉजिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानी निकलेगा नहीं, निकलेगा, लेकिन इससे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे यूरिन को। जब पानी अपने बॉडी में बहुत ज्यादा है तब इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि डीसीटी में जब 200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर का हाइपोटोनिक कंडीशन तैयार हो जाएगा तो उसको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा और उसको सीधा बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। सीटी का कोई रोल कॉल नहीं रहेगा, सीधा फेंको बॉडी के बाहर। ठीक है, तो उस केस में ट्रांसपेरेंट यूरिन अपने को दिखेगी, हाइपोटोनिक यूरिन होगी उस टाइम पे। अपनी बोलो, किसी भी मैमल की, किसी भी वर्टिब्रेट की। एक वो मरीन फिशेस का वगैरह टेंशन मत लो, जनरल क्या बोल रहा हूं मैं समझ में आ रहा है। उस समय यूरिन हाइपोटोनिक रहेगी। ठीक है, ये कब हुआ? जब वाटर का कंसंट्रेशन हाई है तब। जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं, कंसंट्रेशन ज्यादा है तब क्या होगा? हाइपोटोनिक यूरिन, ट्रांसपेरेंट यूरिनेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे इसके बाद अपन कुछ प्रोसेसिंग करेंगे ही नहीं उस प्री यूरिन फिल्ट्रेट के ऊपर। हो गया, अब यूरिन तैयार हो गया, निकल बाहर, हो गया। पहले ही पानी बहुत ज्यादा है, फेंकना ही अपने को पानी ज्यादा। इसमें पानी ज्यादा है ना, सिर्फ 200 ही मिलीऑस्मोल्स सल्यूट्स है 1 लीटर में। अपने ब्लड के कंपैरिजन में डाइल्यूट है ये, तो अपने बॉडी का पानी कम हो जाएगा, जो अपन चाहते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया है। अपने को ये मेंटेन करना है, पानी ज्यादा हो गया तो फेंको पानी को बाहर। ये सब पहले क्लास में बताया था एक्सक्रीशन के, टॉक्सिक, वेनम, पॉइजन, इसका डिफरेंस। एवरीथिंग इन एक्सेस इज प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, ये सब बताया था बराबर। लेकिन दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि ये तो हाइपोटोनिक ब्लड की कंडीशन में देखा। अगर अपने बॉडी में पानी की कमी होगी तब क्या होगा? तो पानी की अगर एक्सेस कमी होगी, एकदम ही अपने को प्यास लगी हुई है, ठीक है, एकदम धूप में घूम रहे हैं अपन, बहुत पसीना आ रहा है अपने को, पानी की बहुत कमी हो गई है बॉडी में, उस समय मेडुलरी इंटरस्टिशियम का पानी भी कम हो गया रहेगा। तो एक तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा ज्यादा तेजी से, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस समय अपन 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर का वैल्यू रीच कर लेंगे हेनलेस लूप के बॉटम रीजन में। ये पहली चीज होगी। ठीक है, जब बहुत पानी था बॉडी में तब अपन इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब पानी की कमी है तो हो सकता है अपन 1000 पहुंच जाए, और पानी की कमी हो गई हो सकता है अपन 1100 पहुंच जाए। एक्सट्रीम कमी है पानी की तो अपन यहाँ पर 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर के कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। डिपेंड्स ऑन द वाटर कंसंट्रेशन, नॉट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये फिल्टर ऊपर चढ़ने लगेगा। अब तुमको प्यास लगी है कि तुम्हारी बॉडी पानी से भरी हुई है, डजेंट मैटर। भयानक प्यास लगी हुई होने के बावजूद भी डीसीटी में 200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर का हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट तो तैयार होगा ही होगा, कितनी भी प्यास लगी रहेगी तो भी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, नथिंग मैजिकल इन दैट। अरे यार, सिर्फ सल्यूट निकाल रहे हो, सिर्फ न्यूमरेटर कम कर रहे हो, तो क्वोशंट की वैल्यू घटेगी नहीं क्या? 1200 जो पहले क्वोशंट की वैल्यू थी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की, वो घट के 200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर पे आएगी ही। डजेंट मैटर वेदर यू आर थर्स्टी और फुल ऑफ वाटर, डजेंट मैटर, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। लेकिन अब अपने को डिसीजन लेने का है कि भाई साहब, इसको अपने को सीधा सीधा बाहर नहीं फेंक सकते अपन। जब अपने बॉडी में पानी बहुत ज्यादा था तब इसको अपने को बाहर फेंकना ही था। अपन चाह रहे थे कि जा रहे, निकल, चल, हो गया तेरा काम, बाहर निकल। 300 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर पानी चाहिए अपने को।
अभी बहुत ज्यादा पानी हो, इतना पानी हो गया है कि अपने पास जो सॉल्यूट्स है वो 1 लीटर में सिर्फ 200 ही मिली ऑस्मोल्स है। ऐसी जब कंडीशन थी तब तो अपन ने कुछ नहीं किया, तब तो अपन ने इस फिल्ट्रेट को सीधा यहाँ से बाहर फेंक दिया। लेकिन जब अपने को प्यास लगी हुई है, जब अपने बॉडी में पानी की कमी है, तब अपन इतनी अमीरी नहीं दिखा सकते। इतनी अमीरी दिखाओगे क्या? पहले ही बॉडी में पानी की कमी है, इतनी कमी है कि एनलेस लूप के नीचे 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर तैयार हो गया था। इतना ज्यादा डिफरेंस तैयार हो गया था फिल्ट्रेट और मेडुलरी इंटरस्टिशियम के बीच में, और तुम इतना पानी बाहर फेंकोगे? 1 लीटर में सिर्फ 200 मिली ऑस्मोल्स सल्यूट, सिर्फ 200 मिली ऑस्मोल्स पॉइजनस चीजें जैसे अमोनिया, यूरिया, सिर्फ 1 लीटर में सिर्फ इतना ही डिजोल्व करोगे और उसको बाहर फेंक दोगे? हाइपोटोनिक यूरिन बाहर फेंकोगे? इतने अमीर हो गए क्या? पानी की कमी है ना, अब नहीं कर सकते वैसा। अब इसको फिर से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब इसको फिर से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसको फिर से कंसंट्रेट कहां करेंगे? तो सीटी में करेंगे। ठीक है, तो पहला काउंटर करंट मैकेनिज्म हिनलेज लूप में होता है और एक कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब तुम्हारे बॉडी में पानी कम है कि ज्यादा है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, उसमें बायोलॉजी का कोई रोल कॉलेज नहीं है। पानी अगर ज्यादा होगा तो इसके आगे जा नहीं पाओगे, इसके आगे जा नहीं पाओगे। पानी अगर बहुत कम होगा बॉडी में तो इतना वैल्यू रीच कर लोगे, लेकिन पानी तो बाहर निकलने वाला है ही, है ना सर? लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा रहा अपने बॉडी में तो फिर फालतू काउंटर करंट करके अपन कंसंट्रेटेड यूरिन बना लेंगे ना, फिर पानी बाहर कैसे? अरे नहीं बनाएंगे कंसंट्रेटेड यूरिन। एक तो यहाँ पर पानी निकलेगा ही नहीं ज्यादा बाहर, इससे ज्यादा कंसंट्रेट यहाँ पर होना पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स संभाल लेगा, फिजिक्स है तो क्या टेंशन है? नीट सामान थोड़ी है वो कि फिजिक्स है इसीलिए तो टेंशन है। रियल वर्ल्ड है वो, रियल वर्ल्ड में फिजिक्स है इसीलिए सब चल रहा है अपना बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स देख लेगा। दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं ना यार अपन, वाटर रीअब्सॉर्ब किया तो NaCl भी तो रीअब्सॉर्ब किया ना, NaCl भी तो रीअब्सॉर्ब किया ना, इसीलिए तो इसके अंदर का डाइल्यूशन बढ़ते गया, 200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर हो गया। और फेंक देंगे इसको वैसे ही बाहर तो पानी ज्यादा बाहर जाएगा, पानी 1 लीटर बाहर जाएगा, लेकिन सल्यूट्स सिर्फ 200 मिली ऑस्मोल्स ही बाहर जाएंगे, मतलब पानी ज्यादा बाहर गया, हाइपोटोनिक यूरिन हो गई। सही है ना? यही तो चाहिए था जब पानी ज्यादा था तब। जब पानी कम है तब यहां पर कंपलसरी वाला जो पार्ट है वो तो फिजिक्स देख ही लेगा, फिजिक्स है तो क्या टेंशन है, मस्त पानी को निकाल लेगा बाहर, कोई टेंशन नहीं है ना? यहां पर NaCl निकालना जरूरी था क्योंकि अपने को ये चलाते रहना है। डाइल्यूट हो गया है, बहुत प्यास लगी हुई है अपने को, इतना डाइल्यूटेड वाटर अपन फेंक नहीं सकते, चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। इसको अपन ऐसे कैसे नहीं फेंकेंगे, इसमें से अपन वाटर निकाल लेंगे। कहाँ निकालेंगे? अभी तो एंड आ गया नेफ्रॉन का। अरे सीटी बचा है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बहुत बड़ा हीरो है वो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बहुत बड़ा हीरो है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 होता है। हिनलेज लूप में काउंटर करंट मैकेनिज्म 1 हुआ पहला, और उसकी खासियत क्या थी कि वो कंपलसरी था। वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं अपने को देखना था, होने वाला तो है ही, बस वो 900 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के जितना कंसंट्रेट कर पा रहा है फिल्ट्रेट को कि 1200 मिली ऑस्मोल्स के यूज का कर रहा है, कौन सी रेंज में कर रहा है डिपेंडिंग ऑन वाटर, यही बस अपन डिस्कस कर सकते हैं, है ना? और कर भी रहा है मतलब क्या, फिजिक्स ही कर रहा है, अपने को कुछ नहीं करना है। इधर अगर पानी बहुत होगा बॉडी में तो ये वाला काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा ही नहीं, ये वाला होगा ही नहीं, सीधा 200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के हाइपोटोनिक यूरिन को बाहर फेंक दिया जाएगा। और अगर अपने बॉडी में पानी कम होगा तो फिर ये होगा, है ना? मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म 1 हिनलेज लूप में होगा, कंपलसरी रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा के हिसाब से वाटर का फ्लो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये डिस्कशन नहीं है, इसमें होने वाला तो है।
फिजिक्स को नहीं बोल सकते अपन। ये इसमें एफिशिएंसी का वगैरह रोल कॉलेज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का वगैरह। हाँ, अगर अपने बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है तो ये होगा ही नहीं, सीधा 200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर की हाइपोटोनिक यूरिन निकल बाहर। और अगर अपने बॉडी में पानी की कमी है, अगर अपना ब्लड हाइपरटोनिक हो गया है तो ये होगा। मतलब ये कैसा है, ये कंडीशनल है। इसमें जो वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा उसको हम कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। कंपलसरी रीएब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा सीटी में। सीटी में जो होगा वो कैसे होगा, वो होगा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये कंडीशनल है, तो इसको सीटी को अपने को मैसेज देना पड़ेगा कि भाई वो करना यार, काउंटर करंट मैकेनिज्म तू जो करता है वो जरूरी है, पानी बहुत कम हो गया है बॉडी में। ऐसे 200 मिलियोस्मोल्स पर लीटर इतना डाइल्यूट यूरिन अपन नहीं फेंक सके, इतना पानी अपन नहीं फेंक सकते बाहर, नहीं जमेगा। तो थोड़ा सा पानी रीएब्जॉर्ब कर लेना, मैसेज देना पड़ेगा इसको। और मैसेज कौन देगा? बायोलॉजिकल सिस्टम में मैसेज कौन देता है? बायोलॉजिकल मैसेंजर्स कौन है? तो बायोलॉजिकल मैसेंजर्स है हार्मोन्स। तो कौन सा हार्मोन इसको मैसेज देगा? और वो मैसेज लेने के बाद सीटी ऐसा क्या मैजिक करेगा कि ये इतने डाइल्यूट यूरिन को वाटर रीअब्सॉर्ब करके वो वापस कंसंट्रेटेड कर देगा। ऐसा वो कैसे करेगा? ये दो चीजें हम देखेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, तो विद दिस आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत, एनसीईआरटी पढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। ठीक है, उसका रीडिंग वाला क्लास तो अपन लेंगे ही। तो अभी के लिए आई बिड यू फेयरवेल, गुड बाय।